शासिका भी थी। भारत की श्रेष्ठतम वीर गाँव में रानी दुर्गावती जी का अनोखा और अन्यतम स्थान है। ठीक 500 वर्ष पूर्व इस शारदीय नवरात्रि अष्टमी के अवसर पर कालंजर के दुर्ग में महारानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। विद्या, युद्ध विद्या और अन्य सभी गुण का अधिकारिणी बनने के बाद उनका विवाह गोंडवाना के तत्कालीन साम्राज्य संग्राम सिंह शाही जी के सुपुत्र कुमार दलपत जी शाही जी के यहाँ हुआ। विवाह के कुछ पश्चात उपरांत महाराजा दलपत जी का शाही जी का मृत्यु होने के पश्चात वे संपूर्ण गोंडवाना की महारानी गोंडवाना शासन का राज शासन की बागडोर उन्होंने संभाली, क्योंकि उस समय उनका सुपुत्र मात्र 3 वर्ष शिशु जिसको कि वीर नारायण के नाम से जाना जाता था। वीराना दुर्गावती के 16 वर्ष के कार्यकाल में इस धरती में जो सुशासन उन्होंने किया, जो प्रदान किया, वे बड़ी प्रजावात्सल्य थी। अपने राज्य के प्रजा के हित में अनेकों कार्यक्रम किए। सन 1564 के मुगल आक्रांत अकबर ने गोंडवाना को अपने अधीन छीन कर लेने के लिए मतलब जो सपना देखा, जिसमें उन्होंने ये सोचा कि हम इस गोंडवाना काल का अंत करके रानी दुर्गावती को अपना ले, और तमाम उन्होंने जैसा कि मोहंती जी ने बोला कि 3 प्रयास किए, जिसमें से 2 प्रयासों में तो वो सफल नहीं हो पाए थे। तीसरे में जो कि वास्तव में अगर हमारा और भी अगर कोई हमारे साथ गोंडवाना कुल मतलब कभी कभी ये होता है ना कि 1 से 2 और 2 से 10 या 100 हो जाते हैं, वो अगर ऐसा उस समय प्रतीत होता तो आज वो उसका बात ही अलग होती। नरी नाला, नरी जगह है जहाँ पर कि उनका जो वहाँ पर मतलब जो पानी बरसाती पानी में रुकने के कारण नरी नाला के नाम से जाना जाता है, जहाँ की हमारी वीर रानी दुर्गावती जी का वो एक अंतिम समय रहा, जहाँ पर कि जिन्होंने एक अकबर को मतलब जो सपना देख रहा था अकबर, जिसको कि उन्होंने अपना प्रण किया था कि मैं कभी भी अपने आप को वहाँ समर्पित नहीं कर पाऊँगी, उस प्रतिज्ञा में वो प्रतिज्ञाबद्ध रहीं। और उस समय उन्होंने अपने आप को तीर से खंजर से अपने आप को अंतिम विदाई दी। ये एक ऐतिहासिक गौरव और हमारे लिए एक बहुत ही मतलब एक गौरव की बात है कि उस समय जब हम रानी दुर्गावती की बात करते हैं और आज जब हम इस चीज़ को सोचते हैं तो शरीर में अपने आप एक कंपन जागृत होता है कि वो एक समय था जहाँ पर कि वीरांगनाओं को, माताओं बहनों को कितना स्थान, उच्च स्थान मिला होगा। और आज जो है, आज हमारी माताएं बहनें अपने घर में बैठी हुई हैं। बहुत सोचने की बात है, इस चीज़ पे कभी आप गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जब तक हम अपनी माताएं बहनें बेटियों को आगे नहीं लेके आएंगे तो समाज के विकास में हम कैसी कल्पना कर सकते हैं। आज अपने बच्चों को साथ लेके चलेंगे तो हम कैसे आगे की संस्कृति को संभाल सकते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, अपने बेटियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो समझिए कि हम उनका विकास कैसे कर पाएंगे। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई हमारा समाज के कार्यक्रम हो, हमारे समाज के विवाह संबंध हो, या हमारे समाज के कोई भी जन जागृति कार्यक्रम हो, अपनी बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को उसमें साथ लेके चलें, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को इस दिशा में नहीं ले जाएंगे तो वो हमारे समाज के प्रति वो जागृत कैसे हो पाएंगे। आज उनके दिमाग और दिल और दिमाग में एक चीज़ होती कि हम आदिवासी हैं, पता नहीं हमारा विकास कैसे होगा या हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये बहुत गलत दिशा पे आप लोग पहुंचा रहे हैं, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिए। मेरा आपसे ये भी विनती है कि हम आज जो इस कार्यक्रम को लेके आए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि हम समाज को जागृति
और समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, समाज की वो संस्कृति है जो हम भूलते जा रहे हैं, समाज का वो विकास है जो हमें ध्यान नहीं आ रहा है। हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम हमारे ही समाज के तो लोग हैं जो कि आईएएस भी हैं, आईपीएस भी है, डॉक्टर्स भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। सब जगह ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर हमारे अपने लोग नहीं हैं? पर है कमी तो यही है कि लोग तो हैं, पर वो लोग अपने अपने कार को लेकर बैठ गए हैं, जैसे कि हम बहुत ही बड़े हो गए। उस समाज की धरती, वो समाज के विकास की ओर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा। तो ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है जिसमें कि हम इस तरह से कुछ बातें करें। हमारा तो केवल यही बात है कि हम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने, अगर एक शिक्षक होने के नाते अगर हमारे स्कूल में अगर 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी में अगर हमने 20 विद्यार्थी या 50 विद्यार्थी को इस तरह से आगे बढ़ा दिया तो ये आपका नहीं, आपके विद्यालय का नहीं, आपके इस कुंडलेश्वर का भी नाम होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। शिक्षित आपका जब सफल होगा जब आप किसी विद्यार्थी को, आप किसी परिवार को और आप किसी भी उन गरीब बच्चों को जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या जो पढ़ने में असमर्थ है या वो चीज़ें हैं जो कि उसको वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रही हैं, आप वहां जाने की कोशिश कीजिए। बेशक आपको सफलता मिलेगी। उसका एक जीता जाता उदाहरण हम आपको बताते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को हमने जनजाति कल्याण केंद्र बरगवा की मार्गदर्शन में मैं स्वयं ही वहाँ पर संयोजक के रूप में मैंने काम किया। चूँकि मैं खुद जनजाति समाज से हूँ, मैं जिस स्थिति में भी आगे बढ़ा हूँ वो मैंने खुद अपनी रास्ता बनाई है। माता पिता तो आपको एक इस विद्यालय तक और आपके पैसे से लेकर आपकी पढ़ाई तक वो सब करेंगे, पर एक बच्चों की एक वो रहती है जिज्ञासा, जिसको कि आगे बढ़ने के लिए उसका सबसे प्रमुख भूमिका होती है, वो होती है शिक्षकों की। अगर शिक्षक वो संस्कार दें, शिक्षक वो पढ़ाई के बाद भी वो एक रास्ता दिखाएं, तो मैं ये मानता हूँ कि उस विद्यालय के विद्यार्थी आने वाले समय में वो एक अच्छी से अच्छी जगह पे पहुँचने का वो उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब मैं इस संस्था का जब संयोजक बना तो मुझे लगा कि किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए एक टीम वर्क की ज़रूरत होती है। एक बहुत चीज़ें होती है जो, और वो टीम वर्क भी कौन होता है कि वो जो हमारे समाज का वो व्यक्ति जो इससे पीड़ित हो, इसकी समझ रखता हो। तो मेरी एक 4-5 लोगों की टीम थी। हम लोग गांव-गांव गए, हमने हर एक व्यक्ति से पूछा। हमने जब कुंडम आए थे, परस्ते जी से मुलाकात हुई, उन्होंने ही हमको मार्गदर्शन दिया कि यार इस गांव में जाके देखिए, वहाँ पर कोई सुविधाएं यार वहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस मीटिंग के दौरान भी इतने कम समय में आप लोगों को एकत्रित किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ महिलाएं वो नहीं आई, मैं ये बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में हमें जागरूकता की ज़रूरत है और वो आप करोगे। वो जो एक मार्गदर्शन था हमारे लिए एक ईंट का पत्थर हो गया। वो हमने आप वहाँ पर जाके गए, वहाँ पर हमें 4 लोग विकलांग कैटेगरी के मिले। और आपको मैं बताना चाहता हूँ वो बैगा समुदाय है, कौन सा गांव था वो, लाट गांव, जो उसमें वहाँ पर 250 लोगों की बस्ती है और 250 लोगों में किसी के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है। आप तो विकास की बात कर रहे हो, तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो वो जब 4 लोग आए तो उनको ये उम्मीद, ऐसा लग रहा था कि हमने जब उनसे पूछा कि यार तुम्हारे को सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना, तो उन्होंने बोला साहब वो कलेक्टेड से कुछ लोग आए थे, वो 200 रुपये ले गए, आज तक वापस ही नहीं आए। ये तो समाज, ये तो स्थिति है। तो हमें बड़ा तकलीफ हुई क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते थे, पर हमने कहा ठीक है, जो अभी हमारे सामने इनकी जो समस्या है उसका समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। और सच में उनको किसी तरह से मोहंती जी ने वहाँ तक पहुँचाने की बीड़ा उठाया और हमारे जो लोग हैं उन्होंने सब इकट्ठे होकर उनको बरगांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की। वहां पर उन्होंने इमीडिएट शाम तक उनको चारों को ट्राईसाइकिल और एक मतलब अपना इलेक्ट्रिक साइकिल
सबको मिले। अब मैं बता रहा हूँ वो बैठ के ऐसे प्रसन्न हो गए जिनको चलाना भी नहीं आता, पर वो इतने खुश हुए कि मैं बता रहा हूँ कि वो जो दिल की जो आत्मा और दिल का जो आशीर्वाद है वो कोई नहीं देता, वो एक देता है अपनी माँ, अपने पिता और वो पीड़ित व्यक्ति जिसकी आप मदद करते हो। ये जो 3 व्यक्ति हैं, यही इनके ही आशीर्वाद से आप ऊपर बढ़ोगे। तो आप हमेशा याद ध्यान रखना कि आप भले ही, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम अपने समाज के ही लोगों को ये तकलीफ से उठाए, हमको वो व्यक्ति जो कि बाकी समस्याग्रस्त है उसकी समस्या का समाधान करते हुए हमें उसको आगे बढ़ाना है, तभी हमारा ये जन्म सफल होगा। आपको मैं बताता हूँ हकीकत, जो कोरोना काल का दिन, जब आदमियों को ये पता नहीं रहता था कि मैं कब भर्ती होऊंगा और कब चला जाऊंगा और कैसे चला जाऊंगा, क्या घर, क्या द्वार, क्या बंगले, क्या पैसे, सब बेकार हो गए थे। आपको पता होगा, एक डॉक्टर होने के साथ मेरे परिवार और मेरे वो लोग जिनसे मेरे संपर्क रहे थे, उनकी एक उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब मेडिकल में हैं तो मेरी सारी व्यवस्थाएं करेंगे। और हमने वहाँ बैठकर पूरी व्यवस्थाएं करते करते कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद मेरे को भी कोरोना हो गया, मेरी वाइफ को भी कोरोना हो गया। मैंने अपनी छोटी बच्ची को किसी तरह से अपने परिवार में शिफ्ट किया। मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं भी इससे पीड़ित हो चुका हूँ। मुझे खुद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था कि इतनी संख्या से भर गया था। उस स्थिति में मैं एक प्राइवेट नर्सिंग होम में किसी तरह, चूँकि डॉक्टर होने से वो मुझे एक चीज़ वहाँ पर और एक अच्छे रिलेशन होते वो मुझे उस समस्या का समाधान होते। हम पति पत्नी दोनों भर्ती रहे। करीब 8 दिन में मेरी पत्नी का थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी, पर ईश्वर के आशीर्वाद से मैं ये बता रहा हूँ, मैं हकीकत बता रहा हूँ, उस लेटे लेटे मैं सबकी व्यवस्था करता रहा, क्योंकि मैंने कहा जब तक, और मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे को जहाँ जहाँ जैसे इवन मेरे पत्नी को भी प्लाज्मा की ज़रूरत थी, मैंने उनका भी बैठे बैठे अपने जो संबंधी थे, अपने जो दोस्त यार जो भी थे, उनको बोला कि यार ये ऐसे ऐसा, तो उन्होंने वो सारी चीज़ व्यवस्था कर करके हमको ला के दी। और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं जब चिंतन किया तो मैंने सोचा ज़िंदगी जीना क्या मतलब का है, ये बताओ। मेरे घर में कोई नहीं है, वहाँ कुछ भी पड़ा हुआ है, वो ना चोर भी ले जा रहा है ना कोई नहीं ले जा रहा, वहाँ खड़ा हुआ है। अगर मैं रहता, अगर मैं नहीं रहता तो उसका क्या हाल होता है अभी कोई नहीं जानता, पर अगर मैं हूँ तो वो सब आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की दुआ से, क्योंकि आदमी का जो कर्म है वो यहीं मिलता है। अगर आप अच्छा करोगे उसको फल भी यही मिलेगा। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, ये माया मोह ये सारी चीज़ें सब बेकार की चीज़ें हैं। मैं आपको कोई बहुत बड़ा प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि आप अगर किसी का भला कर सकते हो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और ये आप एक समाज के नाते कम से कम उन बच्चों को डेवलप करिए, उन बच्चों को विकास करिए, खासकर उन बेटियों का विकास करिए जो कि आज हमारे समाज में, आज आपको मालूम नहीं होगा कि इस विडंबना से हम लोग गुजर रहे हैं कि हमको कभी बार कहते भी डर लग रहा है कि हमारे इस समाज की बेटियों को लोग क्यों शादी करते हैं दूसरे लोग, क्योंकि उनके नाम से हम ज़मीन खरीद सकें और उनको बड़े महल बना सकें। और ये हमारे जो बरेला साइड में बहुत से दूसरे समाज के लोग हैं, जिसमें खासकर मुस्लिम कंट्री बहुत ज़्यादा उनमें है, वो चल रहा है और काफ़ी हद तक वो संख्या बढ़ते जा रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप लोग खुद आगे बढ़कर गांव-गांव जाकर जहां पर आप हैं उसके 10 परिवार को भी अगर आप शिक्षित कर दें, उस परिवार को भी अगर आप मार्गदर्शन दे दें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी काम की। क्योंकि हमारा जो वर्ग है बहुत भोला भाला है, जो भी है जैसा भी है वो जो जैसा बोलता है उसके साथ चले जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे समाज में इतने समाज के जो विखंडन मतलब टुकड़े हैं कि मैं कह नहीं सकता, चाहे कोई गौड़ हो, चाहे प्रधान हो, चाहे कोल हो, चाहे भील हो, चाहे भिलाल हो, कभी एक हो ही नहीं सकती। अगर कास्ट एक होता ना तो आदिवासी समाज की जो होती ना, ये आज स्थिति ऐसी होती नहीं, हम लोग एक अलग स्थिति में जाते। तो मेरा ये आपसे एक विनती है कि आप बहुत ही चीज़ों को, गहराइयों को सोचें समझें और अपनी संस्कृति पर ध्यान दें, बच्चों को अपनी संस्कृति को पढ़ाएं। क्योंकि जब तक ये हम देखो, आज मैं हूँ, मैं जिस भी स्थिति में हूँ, रिटायरमेंट की जो भी स्थिति है, जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, अब मुझे लगता था कि मैं कुछ करूँ, तो आज मैं निकल गया। क्योंकि
लगता है कि मुझे कि लोग भटक रहे हैं, लोग गुमराह हो रहे हैं। तो कम से कम अगर हम किसी 10 लोगों को भी या किसी एक लोग को भी अगर किसी अपने द्वारा अगर हम कुछ अच्छा कर सकें तो वो करने का अगर अवसर अगर मुझे मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और अपने आप को एक जीवन का सबसे बड़ा सफल व्यक्ति भी मानूंगा। तो मैं आप कुंडलेश्वर के सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने कि इतने कम समय में इतना अधिक अच्छा आयोजन किया है और आज मेरे ख्याल से 50 भी होंगे तो आने वाले समय में 1000 होंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके ही माध्यम से फैलेंगी। क्योंकि जब तक आप लोग जागृत नहीं होंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। आपको मैं पुनः अपने जो वरिष्ठ शिक्षकों को मैं निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि वो अपने विद्यालयों में, अपने घरों में, अपने परिवारों में और अपने समाज के लोगों के बीच में अपनी एक शिक्षा के साथ साथ एक संस्कृति और समाज सेवा का कार्य करें और सबको लेके चलें और सबके विकास में अपना सहयोग दें। आज मुझे बड़ी खुशी का है कि हमारे बीच में नायक साहब जी आए हैं और मैं इनसे पिछली बार भी बात करना चाह रहा था कि जब मैं आपकी कुंडलेश्वर आया था तो भाई साहब उस समय कहीं और थे। तो मेरा यही मतलब था कि मैंने कि हमको अपने आदिवासी समाज के लिए चिंता है और चूँकि आप एक प्रतिनिधित्व करते हो और एक प्रतिनिधित्व का एक सबसे बड़ा एक जिम्मेदारी भी होती है और कर्तव्य भी होता है कि वो एक समाज का नहीं होता है, वो एक हर व्यक्ति का होता है। और दरअसल क्या होता है कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, हम उस चीज़ को एक डिवाइड कर देते हैं, यार ये नायक साहब तो हमारे आदमी है ही नहीं है, ये तो इस ग्रुप के आदमी, इनको तो ये इनकी बात मानेंगे। कभी आप बैठ के इनसे बात करें, अपनी सामाजिक स्थिति परिस्थितियों पर ध्यान दिलाएं कि भाई ये हमको यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये मानना चाहता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ये ज़रूर आज नहीं कल, कल नहीं कल, उसके बाद इनका दिमाग में वो चीज़ आएगी, यार नहीं यार ये बंदे मेरे पास बार बार आ रहे हैं, मुझे उसको करना है। तो इनका भी एक अपना फ़र्ज होता है, वो अपने आप करेंगे। पर अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे नहीं यार नायक साहब तो कुछ काम करते ही नहीं, यार उनके पास जाना बेकार है, तो ये दूसरों की बात ना सुनो, खुद अपने आप अनुभव करो और आगे बढ़ो। तो हमारे बड़े शिक्षक हैं जिन्होंने बुक लिखी हैं, वो शायद कहाँ चले गए, कहाँ गए, तो उनसे भी हमने उस दिन बड़ा मार्गदर्शन लिया। और मैं चूँकि ये आपने सही बोला मोहंती जी ने कि मैं बोलता बहुत कम हूँ, और चूँकि अब समाज बोलने से ज़्यादा अच्छा करना में ज़्यादा विश्वास रखना है आपको। और मैं ये भी बोलता हूँ आप बिल्कुल मत बोलिए, अपने समाज के प्रति समर्पित रहती और कार्य करिए। बोलो रानी दुर्गावती की, महारानी दुर्गावती की, महारानी दुर्गावती की, वंदे मातरम। जय भारत, जय अम्बेडकर जी।